नमस्कार, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड कल जारी होगा और इसको कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह जारी करने वाले हैं भोपाल में। साथ ही चुनाव करीब है, लिहाजा कार्य समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी की जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और वो ग्वालियर में होने वाली है, जिसमें भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। और पूरे राज्य की अगर बात की जाए तो करीब 1500 कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है। बात आज राजनीति की में यह करेंगे कि कांग्रेस से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उस पर बीजेपी ने यह कहा है कि कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। क्या वो आरोप है जिस पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है? साथ ही आज बात मौसम की भी करेंगे, क्योंकि 6 से 7 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश का, और करीब करीब 26 जिले ऐसे हैं जहां के लिए येलो अलर्ट है। इन तीनों खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे और इन तीनों खबरों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मेरे सहयोगी अजीत द्विवेदी मेरे साथ जुड़ेंगे। अजीत, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज के मुद्दे में सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मध्य प्रदेश के दौरे पर 20 तारीख यानी कि कल आ रहे हैं और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है सबसे पहले यह आपको बताते हैं। भोपाल सबसे पहले वो पहुंचेंगे और भोपाल में रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे मध्य प्रदेश की सरकार का, और इस रिपोर्ट कार्ड में वो तमाम बातें होंगी जो मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 18-20 सालों की अगर बात की जाए तो वो दी हैं। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यह रिपोर्ट कार्ड जारी होगा मध्य प्रदेश की सरकार का। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको बताया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसके बाद ग्वालियर रवाना हो जाएंगे अमित शाह और ग्वालियर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ये तो बात हुई भोपाल की और भोपाल में ये रिपोर्ट कार्ड जारी होगा। लेकिन अगर बात करें ग्वालियर की तो ग्वालियर में किस तरीके से कार्य समिति की बैठक होगी और ग्वालियर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम जो होंगे वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है और यह बैठक चुनाव से पहले बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जिसमें करीब करीब जो है 1500 कार्यकर्ता शामिल होंगे, पदाधिकारी शामिल होंगे। और यह महत्वपूर्ण बैठक चूंकि ग्वालियर संभाग की अगर बात की जाए तो वहां के कार्यकर्ताओं से भी केंद्रीय गृह मंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता उनसे मिलने वाले हैं। ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में यह बैठक होने वाली है। प्रदेश कार्य समिति की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां पहुंच चुके हैं और ग्वालियर के गायत्री नगर में सदस्यता संपर्क अभियान कार्यक्रम की अगर बात की जाए जो बीजेपी का चल रहा है उसमें भी अमित शाह शामिल होंगे। वहीं ग्वालियर की एक निजी होटल में ग्वालियर संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लगातार संभाग स्तरीय सम्मेलन जो है वो अमित शाह के चल रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक है ही और उसमें अमित शाह शामिल होंगे। कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक है और दरअसल इसकी रूपरेखा किस तरीके से होने वाली है, नरेंद्र सिंह तोमर संयोजक है चुनाव प्रबंध समिति के, क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो आपको सुनाते हैं। बैठक के पहले चरण में राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत होगा, उस पर चर्चा होगी और फिर संभागवार कुछ निश्चित विषयों को लेकर हम लोग बैठेंगे और उसके बाद समारोह का सत्र होगा। उस समारोह के अवसर पर हम लोग एक साथ रहेंगे। तो राजनीतिक प्रस्ताव आएगा इस कार्य समिति की बैठक में, ये नरेंद्र सिंह तोमर बता रहे हैं। और उसके बाद दिन भर मंथन होगा कि कैसे आगामी चुनाव में बीजेपी अब जाएगी, कार्यकर्ता किस तरीके से काम करेंगे ग्राउंड लेवल पर जाकर, और साथ साथ शाम को गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के बाद ग्वालियर पहुंच जाएंगे और वो भी संबोधित करेंगे। अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने का अगर रिकॉर्ड देखें तो करीब 3 से 4 बार अमित शाह बहुत कम अंतराल में मध्य प्रदेश आ चुके हैं और अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। ये दौरा कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिहाज से ठीक चुनाव के पहले? देखिए आदित्य, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी नज़र जो है वो मध्य प्रदेश में बनी हुई है और खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार बड़ी बड़ी बैठकें यहाँ पर कर रहे हैं और हमने देखा उसका परिणाम है कि 39 जो
जो प्रत्याशी हैं उनकी पहली लिस्ट जो है वो बहुत पहले जारी कर दी गई है। उसमें खासतौर पर जो हारी हुई सीटें हैं उनमें अधिकांश प्रत्याशी वहां से आते हैं। तो देखिए, एक रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है, जो कि बीजेपी को मध्य प्रदेश को खोना नहीं चाहती है। जो कर्नाटक चुनाव के बाद में जिस तरीके से तमाम परिस्थितियां बनी हैं पूरे देश में, तो बीजेपी का फोकस है कि जो मध्य प्रदेश में थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर जो है उसको भी खत्म किया जाए। और केंद्रीय नेतृत्व जो है वो लगातार लीड कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो गुटबाजी जो थोड़ा बहुत है उसको खत्म किया जाए और बड़े स्तर पे इसको पार्टी को सबको लेकर जो है आगे बढ़ा जाए। रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि बड़ी चर्चाएं उस रिपोर्ट कार्ड की हो रही हैं जिसको अमित शाह जारी करने वाले हैं। देखिए, रिपोर्ट कार्ड में बीजेपी कोशिश करेगी 2003 से लेकर लगभग 18 साल तक सरकार रही है मध्य प्रदेश में, और तमाम जो योजनाएं रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं का जो यहां पर क्रियान्वयन हुआ हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाओं का हुआ हो, उससे आम इंसान की जिंदगी कितना बदली है। एक डेटा एनालिसिस के माध्यम से यह बताया जाएगा कि पहले बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, उसके बाद सड़क, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाओं के लिए मध्य प्रदेश तरसता था। लेकिन अब जो है इंफ्रा की बात की जाए, मेट्रो की बात की जाए, अगर तमाम सड़कों का जाल जो बिछा है उसकी बात की जाए, अगर जो आम इंसान को जो एक तमाम योजनाओं का लाभ मिला है, आवास योजना की बात की जाए, आयुष्मान योजना की बात की जाए, जो कि मध्य प्रदेश लीड करता है पूरे देश में, तो ये सब डाटा रखा जाएगा और बताया जाएगा किस तरीके से मध्य प्रदेश जो है लगातार सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। ग्वालियर में ना सिर्फ कार्य समिति की बैठक में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो संभाग स्तरीय कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, जो उन्होंने इंदौर में भी किया था, अलग अलग जगहों पर जाकर कर रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अमित शाह का आना, कार्य समिति के तुरंत बाद ग्वालियर चंबल संभाग के कार्यकर्ताओं से मिलना, चाहे तो वो कार्य समिति करके जा सकते थे। देखिए आदित्य, इसको समझना होगा, अमित शाह खुद एक कार्यकर्ता से लेकर ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वर्तमान में गृह मंत्री हैं, तो वो जानते हैं कि एक कार्यकर्ता की क्या हैसियत है चुनाव के समय, चुनाव जितवाने को लेकर। और बीजेपी कहती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के बूते पर कोई भी चुनाव जो है वो जीत सकती है, और ये सही बात है, क्योंकि संगठन बहुत मजबूत है और संगठन को मोबिलाइज करने का समय आ चुका है। क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है, कई जगहों पर लंबे समय से सरकार है, तो कई जगह पर एंटी इनकम्बेंसी या जो कुछ लोग नाराज भी हैं, उनको मनाने की कोशिश है। जब केंद्रीय नेतृत्व से कोई बड़ा नेता आता है, वो जब बूथ स्तर पर या संभाग स्तर पर बात करता है पदाधिकारियों से, तो एक मोटिवेशन मिलता है, एक मोबिलाइजेशन होता है। हमने इंदौर में भी देखा, उन्होंने संभागीय स्तर पर जो कार्यकर्ता थे मालवा के, उनको संबोधित किया। अब ग्वालियर में भी वही चीज होने जा रही है। तो ये आज का हमारा पहला मुद्दा था। और आज के दूसरे मुद्दे की बात करें, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। वो आरोप दरअसल भ्रष्टाचार के हैं। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार के 18 साल के भ्रष्टाचार को रखा है। अब मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार है वो जनता के पैसे का हो रहा है। ये देखिए, ये ट्वीट किया हुआ है। कमलनाथ कह रहे हैं कि 18 वर्ष के सैकड़ों घोटालों की सूची जनता के सामने रख दी है। मैं मुख्यमंत्री से आशा करता हूं कि एक एक घोटाले के बारे में जनता से माफी मांगे और खुद सहित सभी आरोपियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करे, क्योंकि घोटाले में जो लाखों करोड़ों रुपए उड़ाया गया है वो मध्य प्रदेश की सम्मानित जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। यह बात कमलनाथ कह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कमलनाथ और कांग्रेस दरअसल डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या कुछ कहा नरेंद्र सिंह तोमर ने कमलनाथ के इस बयान पर, और 2 दिन से जिस तरीके से कांग्रेस इस बात को प्रदेश भर में रख रही है, यह भी आपको सुनाते हैं। प्रतिस्पर्धी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उनके पास न विषय है न मुद्दा है। वो कुछ भी असत्य आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का एक असफल प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी उपलब्धि पर जिक्र करना चाहते हैं तो जरूर आपको करना चाहिए। 2003 से पहले मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, तो उस सरकार की क्या उपलब्धि थी? 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में केंद्र में आपकी सरकार थी, उस सरकार की क्या उपलब्धि है? उस कालखंड में मध्य प्रदेश को क्या मिला? चुनाव में अगर ये चीज परोसेंगे तो ध्यान में आएगा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो रही है, लेकिन कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है। तो कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस जो है बीजेपी के मुताबिक उपलब्धियों पे बात करे, ना कि इस तरीके के दिशाहीन बयान दे, दिशाहीन नेतृत्व जो दिख रहा है, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। अजीत,
चुनाव बहुत करीब हैं, ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं और कमलनाथ भ्रष्टाचार की बात पूरे प्रदेश में रखने की कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि दिशाहीन है और डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए आदित्य, आप भी जानते हैं कि देखिए जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार लगना शुरू हो जाते हैं। ये तो शुरुआत है। अभी आप देखिए अगले 2 महीनों में आप देखेंगे किस तरीके से तमाम व्यक्तिगत आरोप भी लगेंगे, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। तो ये चुनाव के समय ये रणनीति लेके पार्टियां चलती हैं कि किस तरीके से हमको काउंटर करना है। 18 साल का कल लेखा जोखा पेश किया जाएगा वर्तमान सरकार का, तो उसकी काट के रूप में, उसके उत्तर के रूप में कांग्रेस ने ये पैंतरा चला है। हालांकि देखिए जनता लास्ट में डिसाइड करती है कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, वो अपने वोट के माध्यम से। लेकिन चुनाव के दौरान ये आम बात है कि सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, तमाम तरह के आरोप लगाती हैं। वो चाहे सही हो गलत हो ये पता नहीं, लेकिन जनता लास्ट में फैसला करती है अपने वोट के माध्यम से कि उसने किसके आरोप पर मोहर लगाई है और किसको उन्होंने बेदाग। दिशाहीन क्यों कह रहा है बीजेपी? कांग्रेस को दिशाहीन क्यों बता रही है? वो ये कह रहे हैं कि दिशाहीन विपक्ष है, कुछ भी आरोप लगा रहा है। देखिए दिशाहीन आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस जो है ना, उसकी जो आइडियोलॉजी है, आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कांग्रेस एक तरीके से पहले कहा जाता था कि वो हिंदुत्व से दूर रहती है, लेकिन वो लगातार जो बड़े नेता हैं, कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, लगातार वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर कहीं पे वो बयान देते हैं, कहीं बयान से पलट जाते हैं। जैसे बजरंग दल को लेकर बात हुई थी कि कहा दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हम उनको बैन लगाएंगे, फिर कहा कि हमने जब एनडीए की सरकार थी तो हमने प्रस्ताव भेजा था कि सिमी और बजरंग दल पे बैन लगाया जाए, लेकिन सिमी पे लगाया गया, इस पे नहीं लगाया गया, बजरंग दल पे नहीं लगाया गया। तो देखिए वो उधेड़ बुन की स्थिति होती है। दिशाहीन इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए अभी कांग्रेस के पास स्टैंड पे क्लियर नहीं है, स्टैंड पे क्लियर नहीं है, बिल्कुल स्टैंड पे क्लियर नहीं है। और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि कहीं से कोई मुद्दा ऐसा मिल जाए जिससे उसे चुनाव में फायदा मिल जाए, और वो हर मुद्दे को टटोल रही है। और शायद दिग्विजय सिंह के ऐसे बयान जो आप बता रहे हैं कि बजरंग दल पर बैन लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, क्या ये जनता को हजम हो रहे हैं? ये भी एक कारण है। देखिए जनता को क्या, उनकी पार्टी को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये बयान आया है और जिस तरीके से कमलनाथ ने कथा करवाई है बागेश्वर धाम की छिंदवाड़ा में, अब वो महाकाल की सवारी में वो गए हैं उज्जैन में, फिर वो अगली कथा करवाने वाले हैं पंडित प्रदीप मिश्रा की। तो देखिए लगातार कांग्रेस में भी दबे स्वर में इसके लिए विरोध उठ रहा है, वहां पर भी लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और खुल के कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन जितना हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारे सोर्सेज से जो जानकारी मिलती है, लोग दबे स्वर में ये बात को उठा रहे हैं कि किस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। और INDIA के जो गठबंधन के लोग हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि कमलनाथ जिस तरीके से मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, वो INDIA का जो उनका जो एजेंडा है उसके विपरीत है। हाँ, एक चीज और अजीत, यहां पर यह भी समझना होगा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी अच्छी परफॉर्म करने वाली पिछली बार की सीटें नहीं थी, उन पर 39 सीटों पर जो है प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने अभी कोई घोषणा नहीं की, हालांकि कांग्रेस से कह रही थी कि हम बहुत जल्दी कर देंगे, लेकिन वो पिछड़ गई यहां पर। क्या टिकट बंटवारे को लेकर मंथन किस तरीके से देख पा रहे हैं? कांग्रेस में क्या एक दबाव जिसे कहें बीजेपी की इस रणनीति को लेकर दिखाई दे रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 22 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड के मिशन पे आ रहे हैं और सागर में एक सभा करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए सागर में सभा कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि लगातार पार्टियां काट ढूंढती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले वहां पर सभा की, संत रविदास के जो वहां पर भव्य मंदिर बनने वाला, उसकी आधारशिला वहां पर रखी है। तो खड़गे वहां पर आ रहे हैं। और कांग्रेस में देखिए अभी भी बहुत ज्यादा अंदर आंतरिक गुटबाजी है वहां पर, चाहे मालवा क्षेत्र के अलग नेता हैं, महाकौशल के अलग हैं, विंध्य के अलग हैं। तो सबको साध कर, सबको संतुष्ट करके फाइनल लिस्ट जारी करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा बल लगेगा, और सबको साथ लेकर चलने में बड़ी समस्या होगी। क्योंकि देखिए गुट जो है लंबे समय से बने हुए हैं कांग्रेस में, और सबके अलग अलग फैन फॉलोइंग है। नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, उनके अलग अलग उनके फॉलोवर्स हैं। तो सबको अगर संतुष्ट करना एक बड़ा एक टास्क होगा कमलनाथ के लिए। अब देखना होगा कि किस तरीके से वो सबको साध कर टिकट जारी करते हैं। तो बिल्कुल चुनौती है कांग्रेस के सामने, इसलिए क्योंकि जब टिकट बंटवारा होता है तो असंतोष बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस में ज्यादा दिखाई देता है, जिस पर कमलनाथ जाहिर तौर पर काम कर रहे होंगे। आज का तीसरा मुद्दा, क्योंकि चुनाव करीब है, बयानबाजियां तो हो रही हैं, लेकिन रणनीति भी हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं ना कहीं लीड करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के आसपास के लगे हुए जो जिले हैं, वहां राज्य हैं, वहां के विधायकों को मध्य प्रदेश बुलाया है और उनका प्रशिक्षण चल रहा है, जो 230 विधानसभा सीटों में पहुंचेंगे और वहां जाकर पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी की रीति नीति को, पार्टी के कामकाज को जनता तक लेकर जाएंगे। यह प्रशिक्षण चल रहा है। तमाम अलग अलग राज्य, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ से जो भाजपा के विधायक हैं उनको मध्य प्रदेश बुलाया गया है, और भोपाल में राजधानी
राजधानी भोपाल में प्रशिक्षण चल रहा है, विधायक प्रवास कार्यशाला, जहां पर अब यहां से अपने अपने क्षेत्र इनको अलॉट कर दिए जाएंगे और ये तमाम विधायक जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। क्या कुछ कहना है जो विधायक अलग अलग राज्यों से आए हैं? उत्तर प्रदेश के कुछ विधायक हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी दीपक जैन ने, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पार्टी ने निर्देश दिया है कि यहाँ पर जिस विधानसभा क्षेत्र में निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ में वहाँ पे कमल का फूल खिले, इसके लिए हम लोग तन्मयता के साथ में जुटेंगे। हम एक राजगढ़ जिले में खिलचीपुर विधानसभा है 163, वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अभी पार्टी का निर्देश हुआ है कि 27 तारीख तक हमको वहीं पर रहना है। मुझे सिरोंज विंध्य जिले का सिरोंज विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है और आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चुनाव का कार्यक्रम किया जाएगा और फिर से सरकार बनाने का काम होगा। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। अगर देखा जाए तो पहली सूची जो है 39 नामों की वो भारतीय जनता पार्टी जारी कर चुकी है और अब 230 प्रवासी विधायक यानी कि 4 राज्यों से आए हुए 230 विधायक 230 विधानसभा क्षेत्रों पर पहुंचेंगे और इन 230 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वो जनता की नब्ज टटोलेंगे, साथ ही वहां पर विधायकों के जो कामकाज रहे हैं उनके बारे में भी वो वहां पर जानकारी लेंगे। कैमरा पर्सन रिजवान रजा राही के साथ दीपक जैन, डीडी न्यूज, भोपाल। तो ये विधायक जो हैं ग्राउंड पे जाएंगे, अलग अलग विधानसभाएं इनको अलॉट कर दी गई हैं और वहां जाकर जनता की नब्ज टटोलेंगे और हाल में जो विधायक है उसका रिपोर्ट कार्ड संगठन को देंगे। यानी कि जो आगामी टिकट के जो बंटवारे हैं वो किस तरीके से होंगे, कहीं ना कहीं अजीत मान के चले कि इन विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर निर्भर होगा। बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी जो बोलते हैं कि संगठन बहुत मजबूत है और संगठन जो है बहुत ज़्यादा अपने आप में एक क्रियाशील रहता है। देखिए ये जो विधायक आए हैं चारों राज्य जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन राज्यों से आए जहाँ बीजेपी की सरकार है। हमने देखा है कि इन राज्यों में जो चुनाव हुआ तो दूसरे राज्यों से, मध्य प्रदेश से गए थे वहाँ पर विधायक मंत्री, वहाँ पर गए थे, लगातार चलता रहता है। तो देखिए ये बहुत एक अच्छा सिस्टम है कि आप जब किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को भेजते हैं उस क्षेत्र में तो वो अनबायस्ड होता है और जहां पे जमीनी जो हकीकत होती है वो जब जाता है वहां टटोलता है तो वो आपको एक बायस्ड फ्री, यानी हम कह सकते हैं कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी उसके आपको फीडबैक मिलता है। उस फीडबैक को बहुत अच्छे तरीके से आप जो पार्टियां हैं वो यूज कर सकती हैं और बीजेपी में ये सिस्टम इसलिए बना है, देखिए कि 1 हफ्ते का समय दिया गया इन विधायकों को, अपने अपने 230 जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पर जाएंगे और वहां पर दौरा करके वो तमाम जो कार्यकर्ता उनसे मिलेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट अपने आप बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ये रिपोर्ट जो है पूरी तरीके से निष्पक्ष होगी, ऐसा बीजेपी का कहना है और उसके आधार पर हो सकता है कि अगले को टिकट जो है वो भी उसके आधार पर जारी हो। तो क्या अलग अलग फेज में ये प्रवास होगा? क्योंकि पहले फेज के ऐसा लग रहा है कि ये टिकट वितरण की व्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रोल इनका होने वाला है क्योंकि रिपोर्ट कार्ड देंगे, उसके बाद जब टिकट बढ़ जाएंगे तब इनको काम भी करना है जमीन पर जाकर, पार्टी के नीति को, पार्टी के कामकाज को जनता तक पहुंचाना भी है। तो ये प्रशिक्षण कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, प्रशिक्षण देखिए उनको दिया गया है कि आपको किस तरीके, उनको ये अलॉटमेंट का प्रशिक्षण है, वो अपने आप में प्रशिक्षित है पहले से, उन्हें क्या करना है वो क्लियर है। ये पार्टी ने बताया है कि उनको कौन कौन सी विधानसभा उनको अलॉट की गई है और क्या काम वहां करना है। देखिए वो पूरे समय अब वहां रहेंगे, पहले हफ्ते वहां पे वो सर्वे करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, दूसरा वहां पर वो लगातार जो है कैंपेनिंग जो है उस पे भी वो शामिल रहेंगे और कैंपेनिंग में भी वो सहयोग करेंगे और साथ ही देखिए टिकट की बात अगर करें तो टिकट अभी बहुत सारे टिकट बाकी हैं, है ना, तो उस टिकट पे भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं कि उनकी जो प्रेजेंस है वो हो सकती है। लेकिन ये जो विधायक है ये लगातार एक तरीके से सुपरविजन टाइप का हम कह सकते हैं कि वो करने के लिए वहां पर रहेंगे और वो सभी जो स्थानीय जो संगठन है उससे ऊपर होगा वो। तो क्या ये माने कि केंद्रीय नेतृत्व ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है और राज्य की हर विधानसभा यानी कि 230 विधानसभाओं पर सिर्फ राज्य का संगठन ही नहीं, केंद्र का संगठन अपने लेवल पर अपना काम करेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अमित शाह का दौरा हो रहा है लगातार, गृह मंत्री का मध्य प्रदेश में, तो हमने पहले ही ये चर्चा हुई थी कि अब केंद्रीय जो संगठन है बहुत सक्रिय हो गया है, बहुत ज़्यादा सीरियस है मध्य प्रदेश को लेकर और उसी का परिणाम है कि देखिए केंद्रीय संगठन ने पहले बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखी थी प्रदेश पे, लेकिन अब पूरी तरीके से चीज़ें जो हैं वो सेंट्रलाइज होती दिख रही हैं। हालांकि प्रदेश के नेताओं का उसमें रहेगा, उसमें उनका ओपिनियन रहेगा, उनकी राय रहेगी, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से प्रदेश में चीजें बची नहीं है। रिपोर्ट कार्ड जो है वो बाहर से आने वाले प्रवासी जो है वो भी देंगे और ऊपर वालों को देंगे। बिल्कुल, ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है और बीजेपी दरअसल इस पूरी स्ट्रेटेजी पर काम करती भी आ रही है। लेकिन आज बात अब मौसम की भी करेंगे क्योंकि ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 6 से 7 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी हुआ है और करीब 25-26 जिले ऐसे हैं जहां के लिए येलो अलर्ट है। अब तक कहां सबसे ज्यादा बारिश हुई ये सबसे पहले बताते हैं आपको।
तो सबसे ज्यादा बारिश नरसिंहपुर में हुई है अब तक। यहां अब तक हुई बारिश का आंकड़ा करीब 37 इंच है। सिवनी में 35 इंच, मंडला में 34, डिंडौरी में 33, जबलपुर में 32 इंच बारिश जो है वो अब तक हो चुकी है। और इन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश है जहां पर इंदौर, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पन्ना, सागर, शहडोल, उमरिया, रायसेन और नर्मदापुरम में 28 इंच या उससे ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं दमोह, कटनी, निवाड़ी, बैतूल, भिंड, हरदा, रतलाम, सीहोर और विदिशा के आंकड़ा 24 इंच से अधिक है। साथ ही कहां पर कम बारिश हुई है अब तक? सबसे कम बारिश अब तक हुई है खंडवा, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, भोपाल, दतिया, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, गुना, धार में अब तक सबसे कम बारिश हुई है। यह आंकड़ा जो है 20 इंच से कम है। वहीं मध्यम बारिश की अगर बात की जाए, मध्यम से भारी बारिश जो अलर्ट है वो कल सुबह 8 बजे तक की बात करें तो भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, गुना, अशोकनगर, कटनी, ये तमाम वो जिले हैं जहां ज्यादा बारिश होगी। तेज बारिश की अगर बात करें तो ग्वालियर, चंबल संभाग में तेज बारिश देखने को मिल सकती है कल सुबह 8 बजे तक। वहीं नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, शाजापुर, आगरमालवा, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी की बात करें तो 8 बजे तक, कल सुबह 8 बजे तक हल्की बारिश इन इलाकों में देखने को मिल सकती है। और साथ साथ बारिश के आसार कहां पर नहीं है, जहां बारिश नहीं होगी, जहां राहत मिलेगी वो है मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और डिंडौरी, जहां पर बारिश शायद नहीं देखने को मिलेगी। यह पूर्वानुमान मौसम विभाग ने कल सुबह 8 बजे तक के लिए जारी किया है। अजीत, एक बार फिर सिस्टम सक्रिय हो रहा है और मध्य प्रदेश के पास में जब सिस्टम सक्रिय हो रहा है तो यह बता रहा है कि 6 से 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, करीब 26 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह अभी मानसून जिसको कहें कि अभी और 2-3 चरणों में देखने को मिलेगा सक्रिय तौर पर। देखिए आदित्य, बारिश भले ही हम देख रहे हैं कई इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कई इलाकों में बहुत कम बारिश हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक असामान्य बारिश हुई है। हाँ। जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए, एक समान बारिश होनी चाहिए, उस तरीके से बारिश नहीं हुई है। हाँ। जो पूर्वी इलाका है वहां पर कम बारिश हुई है, जो पश्चिमी इलाका है मध्य प्रदेश का वहां पर औसतन ज्यादा बारिश हुई है। और ये जो अंतर है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी 1 महीना और बचा है लगभग बारिश का। हो सकता है कि जो जिले जो हैं वो सूखे हैं या उनकी प्यास नहीं बुझी है, उन जिलों में भी और बारिश हो सकती है, जो कि 1 महीना करीब है। तो हो सकता है नया सिस्टम बनेगा और उससे जो है बारिश का जो आंकड़ा है वो लगभग अपने सामान्य स्तर पर पहुंच सकता है। तो यानी ये माने कि जो कमी जहां पर डेफिसिट रेनफॉल है वो पूर्ति हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और अभी भी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में लगातार जो जलाशय रहे मध्य प्रदेश के, खासतौर पर पश्चिमी या सेंट्रल मध्य प्रदेश के जो इलाके रहे वहां पर लगातार बारिश हुई है और उससे जो जलाशय जो है वो नदियां उफान पे रही है, जलाशय जो है भर चुके हैं। लेकिन पूरी मध्य प्रदेश और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सीमा जो लगे इलाके हैं, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, यहाँ पर उतनी बारिश अभी नहीं दर्ज की गई है। तो कई इलाकों में जहां बारिश नहीं हुई है, मतलब कहने का यह है कि वहां पर आगामी दिनों में बारिश हो सकती है। और उम्मीद मौसम विभाग भी ये जता रहा है कि जहां पर डेफिसिट बारिश देखने को मिली है वहां पर वो कोटा पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के मुद्दे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, कद्दावर नेता अमित शाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। और भोपाल के बाद वो सीधे जाएंगे ग्वालियर, चंबल, जहां पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। और चुनाव से पहले ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही जो आरोप कांग्रेस के अध्यक्ष मध्य प्रदेश में कमलनाथ मध्य प्रदेश की सरकार पर लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, उस पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है, बीजेपी ने किस तरीके से उसको डर्टी पॉलिटिक्स बताया है, यह भी हमने आपको बताया। और साथ साथ बात प्रवासी विधायकों की भी की, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से चुनावी मोड में युद्ध स्तर पर आ चुकी है, यह भी बताया कि वह विधायकों का प्रशिक्षण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहा है और अगले 7 से 8 दिन वो अब ग्राउंड लेवल पर जाएंगे और वहां पर रिपोर्ट कार्ड तैयार कर संगठन को भेजेंगे। और बात मौसम की कि किस तरीके से 7 से 8 जिलों में येलो अलर्ट है, 26 जिलों में और ऑरेंज अलर्ट है 7 से 8 जिलों में। और साथ साथ कहां पर सबसे ज्यादा बारिश अब तक हुई है, कहां पर अब तक कम बारिश हुई है। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कल के प्रमुख मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।